हम्म। आमतौर पर जब हम किसी 16-17 साल के एक विद्रोही लड़के के बारे में सोचते हैं ना, हम्म। जो मतलब स्कूल से निकाल दिया गया हो या जिसे हर किसी से चिढ़ होती हो हम्म। और जो थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें करता हो, हम्म। तो हमारा समाज उसको बहुत ही एक सीधे ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे से देखता है। बिल्कुल, बहुत जल्दी जज कर हम्म, लेते हैं लोग। हाँ, हम तुरंत उस पर बिगड़ गया या बदतमीज हम्म। या फिर एक डिसाशीन हम्म। होने का थप्पा लगा देते हैं, राइट। क्योंकि हमें लगता है कि ये तो बस अनुशासन की कमी है, राइट। डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। राइट। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये जो विद्रोही बर्ताव है, हम्म। ये जो गुस्सा है, वो असल में एक बहुत गहरी पुकार हो। हम्म। मतलब एक ऐसे इंसान की पुकार जो अंदर से इस कदर टूट चुका है हम्म। कि उसे दुनिया की हर सामान्य चीज यानी हर नॉर्मल चीज हम्म। नकली और डरावनी लगने लगी है। ये एक्चुअली एक ऐसा नजरिया है जो जो हमें उस सतह के नीचे देखने पर मजबूर करता है जहां आमतौर पर हम लोग जाना नहीं चाहते। सही बात है। क्योंकि जब हम किसी के अजीब या थोड़े अग्रेसिव बिहेवियर को देखते हैं ना, तो हम उसके क्या पर तो ध्यान देते हैं, मतलब वो क्या कर रहा है, लेकिन उसके क्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर जाते हैं। कॉज नहीं देखते। एग्जैक्टली वो इंसान ऐसा कर क्यों रहा है, उसके दिमाग के भीतर आखिर कौन सा युद्ध चल रहा है, हम्म। ये समझना जरूरी है। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, यानी जेडी सालिंजर का 1951 का बहुत ही क्लासिक उपन्यास द कैचर इन द राय। हाँ, बहुत ही आइकॉनिक किताब है। बिल्कुल। और इस किताब की जो एक बेहद विस्तृत लिटरेरी और साइकोलॉजिकल रिव्यू हमारे पास है, आज हम उसी पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हम्म। और ये चर्चा इसी क्यों की परतों को ना बहुत बेदर्दी से उधेड़ती है। हम्म। मतलब ये आज किसी एक कहानी या किताब की चर्चा नहीं है। राइट, ये उससे बहुत आगे है। हाँ, हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक युवा लड़के का न्यूयॉर्क की सड़कों पर कुछ दिन के लिए भटकना असल में मॉडर्न इंसान के अकेलेपन और उसके उसके गहरे मानसिक आघात को दर्शाता है। यानी मासूमियत खोने का जो डर है, ये उसका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया है। और इस रिव्यू को पढ़ते हुए जो एक चीज सबसे ज्यादा झकझोरती है, हम्म। वो ये है कि 1951 में लिखी गई ये कहानी, मतलब हम्म। इतने दशकों पहले। 70 साल से भी ज्यादा। हाँ, ये आज के दौर के मेंटल हेल्थ क्राइसिस की ना जैसे एक भविष्यवाणी कर रही थी। वाह, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पर ये सच है। अगर हम देखें, कहानी की शुरुआत होती है इसके मेन कैरेक्टर से, होल्डन कॉलफील्ड, जिसे पेंसी प्रेप नाम के एक बहुत ही रिप्यूटेड बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया जाता है। हम्म। अब पढ़ाई में फेल होना और रूल्स तोड़ना, ये तो बस इसका एक सतही कारण है, सरफेस लेवल रीजन है। चलिए, इस बात की गहराई में चलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो वो किसी आम टीनेज ड्रामा जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब स्कूल से निकाले जाने के बाद होल्डन सीधा सीधा अपने घर नहीं जाता है। वो न्यूयॉर्क शहर पहुंचता है और कुछ दिनों तक ना पागलों की तरह होटलों में, बार में और अनजान सड़कों पर ऐसे ही भटकता रहता है। और वो बस भटक नहीं रहा, वो लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो लगातार अनजान लोगों से बात करने की कोशिश करता है। कैब ड्राइवर से बात करता है, बार में बैठी अनजान महिलाओं से बात करता है। लेकिन हर बार, मतलब लिटरली हर बार, बातचीत एक अजीब सी कड़वाहट पर आकर खत्म होती है। क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में हर कोई फोनी है। हाँ, ये फोनी वर्ड उसने बहुत बार यूज किया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये फोनी शब्द ही है, जिसका मतलब है बनावटी या नकली। और ये होल्डन का तकिया कलाम बन चुका है इस कहानी में। वो अपने रूममेट से लेकर अपने स्कूल के हेडमास्टर तक, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिनसे वो मिलता है, सबको इसी फोनी के नजरिए से देखता है। पर क्या ये सिर्फ एक टीनेजर की चिड़े? नहीं, यही तो पॉइंट है। यहाँ होल्डन के इस फोनी वाले ऑब्सेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक किशोर की इरिटेशन नहीं है। ये सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि होल्डन का ये नजरिया उसके अपने अंदर चल रही उथल-पुथल का एक सीधा नतीजा है। मतलब उसका इंटरनल स्ट्रगल बाहर आ रहा है। एग्जैक्टली जब आप मेंटली पूरी तरह से अस्त-व्यस्त होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो आपको दूसरों की नॉर्मल जिंदगी, मतलब उनके छोटे-छोटे समझौते, उनका आपस में हंसना या बात करना, सब कुछ ना एक ढोंग लगने लगता है। मुझे ना ये स्थिति एक खास तरह की एनालॉजी से समझ आती है। अच्छा, बताइए। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने बहुत ही हाई पावर वाले नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स पहने हुए हैं। ओके। और वो उसने इसलिए पहने हैं क्योंकि
उसे बाहर की दुनिया का शोर फिजिकली दर्द दे रहा है। दुनिया उसके लिए सहन करने लायक बहुत ही लाउड है। बिल्कुल समझ रही हूँ। लेकिन वो ये मानने के बजाय कि उसके अपने कान सेंसिटिव हो गए हैं या उसे खुद कोई तकलीफ है, वो बाहर की दुनिया पर गुस्सा कर रहा है। वो चिल्ला रहा है कि तुम सब लोग बिना आवाज के अपना मुंह क्यों चला रहे हो, तुम सब ये नाटक क्यों कर रहे हो। वाओ। मतलब वो अपनी तकलीफ को दूसरों के दिखावे के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ है। ये एक्चुअली एक बहुत ही सटीक तरीका है इसे देखने का। वो जो हेडफोन वाली बात आपने की, वो असल में उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, क्योंकि होल्डन बाहरी दुनिया पर इसलिए अटैक नहीं कर रहा कि वो खुद को बहुत सुपीरियर या सबसे बेहतर समझता है। तो फिर क्यों कर रहा है? वो इसलिए अटैक कर रहा है ताकि वो खुद को बचा सके। अच्छा, खुद को सेफ रखने के लिए। राइट। अगर वो ये मान लेगा कि हर कोई फोनी है, तो उसे किसी से सच्चा रिश्ता नहीं बनाना पड़ेगा ना। और अगर रिश्ता नहीं बनाएगा तो उसे वो दर्द दोबारा नहीं सहना पड़ेगा जो किसी अपने को खोने से मिलता है। ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल लेयर है उसकी। रुकिए, इस बात को थोड़ा और खोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि सोर्स मटेरियल की रिव्यू में एक जगह इस बात का जिक्र है कि कुछ पढ़ने वालों को होल्डन मतलब कहानी पढ़ते वक्त बहुत ही नेगेटिव, चिड़चिड़ा और अनलाइकेबल लग सकता है। लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं। हाँ, तो क्या राइटर ने, मेरा मतलब है सैलिंजर ने, क्या जानबूझकर अपने हीरो को ऐसा बनाया है कि लोग उसे नफरत करें? नफरत तो नहीं, पर हाँ एक अजीब सी बेचैनी जरूर महसूस करें। देखिए, सैलिंजर कोई ट्रेडिशनल हीरो नहीं बना रहे थे जो सब कुछ सही करता हो। सही बात है। वो एक आम इंसान दिखाना चाहते थे। बिल्कुल, वो एक ऐसा किरदार गढ़ रहे थे जो पूरी तरह से रियल हो, फ्लॉड हो। होल्डन का ये जो चिड़चिड़ापन है, उसका हर चीज में कमी निकालना, ये सब उसके उस ट्रॉमा का लक्षण है जिस पर ये पूरी कहानी और इसका साइकोलॉजी टिका हुआ है। वो दुनिया को एक्चुअली खुद से दूर धकेल रहा है, इससे पहले कि दुनिया उसे कोई और गहरी चोट दे। और वो गहरी चोट क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि सोर्स मटेरियल के अनुसार इस पूरे दर्द की, इस पूरे नेगेटिविटी की जो जड़ है, वो एक बहुत ही ठोस और दिल चीर देने वाली घटना में छुपी है। होल्डन के छोटे भाई की मौत। एग्जैक्टली, उसके छोटे भाई एली की ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर से हुई मौत। अब अगर हम देखें तो कहानी के प्रेजेंट टाइम में एली जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, लेकिन उसकी परछाई होल्डन के हर विचार में, उसके उठाए हर कदम पर नजर आती है। हाँ, एली की मौत बेसिकली वो धुरी है जिस पर होल्डन की पूरी दुनिया घूम रही है, या फिर ये कहें कि जिस पर से उसकी दुनिया उतर चुकी है। बैलेंस बिगड़ गया है उसका पूरी तरह से। होल्डन के लिए एली सिर्फ एक छोटा भाई नहीं था, वो उसके लिए मासूमियत का, अच्छाई का और दुनिया के उन चंद चीजों का प्रतीक था जो उसके हिसाब से फोनी नहीं थी। सच्ची थी। राइट। और जब इतने कम उम्र के इतने अच्छे बच्चे को इतनी भयानक बीमारी निगल लेती है ना, तो नेचुरली होल्डन का दुनिया की जो एक जस्टिस सिस्टम है, जो ईश्वर है और जो सोसाइटी है, उस सबसे पूरी तरह भरोसा उठ जाता है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। और इसी बात पर ना मुझे रिव्यू की एक और बात याद आई। क्या? सोर्स मटेरियल में ना इस किताब की एक कमी का जिक्र किया गया है जो मुझे पर्सनली थोड़ी अजीब लगी। कौन सी कमी? रिव्यू में कहा गया है कि कहानी की गति यानी जो पेसिंग है वो कहीं कहीं बहुत धीमी लगती है। अब थोड़ा सोचिए, एक लड़का घर से भागकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर रात रात भर भटक रहा है। आमतौर पर तो ऐसी कहानी एक तेज तरार थ्रिलर होनी चाहिए ना, या कोई एडवेंचर स्टोरी होनी चाहिए। हाँ, आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। तो फिर कुछ लोगों को इतनी धीमी और दिशाहीन क्यों लग सकती है? मतलब क्या सैलिंजर कहानी को आगे बढ़ाना भूल गए थे? मुझे थोड़ा डाउट होता है इस क्रिटिसिज्म पर। आपका डाउट बिल्कुल सही है। और नहीं, सैलिंजर कुछ नहीं भूले थे। एक्चुअली उन्होंने कहानी के ग्रामर को ही बदल दिया था। कैसे? जो गति लोगों को धीमी लग रही है ना, वो असल में उसके डिप्रेशन और उसके गहरे शोक यानी ग्रीफ का बहुत सटीक चित्रण है। ओह, यानी वो इंटेंशनल है। बिल्कुल इंटेंशनल है। जब कोई इंसान किसी भयानक ट्रॉमा से गुजरता है, खासकर एक ऐसे अनप्रोसेस्ड ग्रीफ से जिसे उसने ठीक से समझा ही नहीं है, तो उसके लिए समय की सुई ना वहीं अटक जाती है जहां उसने उस इंसान को खोया था। वक्त रुक जाता है उसके लिए। हाँ, दुनिया भले ही आगे बढ़ रही है, अब लोग अपने काम पर जा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं,
लेकिन होल्डन का दिमाग एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया है। मतलब वो जो न्यूयॉर्क में भटक रहा है फिजिकली, वो असल में कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं है। वो अपनी ही दिमाग के एक लूप में फंसा हुआ है। एग्जैक्टली वो भटकना फिजिकल होने से ज्यादा मेंटल है। वो मेंटली गोल गोल घूम रहा है। वो एली की मौत को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। और हमें ये भी तो देखना होगा कि ये कहानी किस दौर की है। राइट, 1951 का दौर। हाँ, उस वक्त थेरेपी या मेंटल हेल्थ को लेकर कहाँ इतनी अवेयरनेस थी? बिल्कुल नहीं थी। और खास तौर पर पुरुषों और लड़कों से तो यही उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी भावनाओं को दबा ले। बी अ मैन, मजबूत बनो वाला एटीट्यूड था। हाँ, रोना नहीं है, शो नहीं करना है अपनी वीकनेस को। सही बात है। होल्डन के पास अपने इस इतने बड़े दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए ना कोई शब्दावली ही नहीं है, कोई वोकैबुलरी नहीं है उसके पास। इसीलिए वो जो धीमी गति है कहानी की, वो जो एक ही जगह पर मेंटल रूप से अटके रहना है, ये सब उसकी डिप्रेशन का ही मैकेनिज्म है। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि उसके लिए आगे बढ़ने का मतलब होगा एली को पीछे छोड़ देना। ये सच में बहुत झकझोर देने वाला नजरिया है। मतलब हम लोग एक किताब को पढ़ते हुए उसके स्लो होने की कंप्लेन करते हैं, जबकि वो स्लोनेस असल में उस 16 साल के बच्चे के डिप्रेशन का वजन है, उसका वेट है जो हम पढ़ते वक्त महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और सैलिंजर यही चाहते थे कि आप वो वजन महसूस करें। और जब कोई इंसान इस तरह के घुटन भरे अंधेरे में होता है जहां टाइम रुका हुआ है, तो वो नेचुरली किसी रोशनी की किरण को तलाशता है। और होल्डन्स के केस में वो रोशनी है उसकी छोटी बहन फीबी। हाँ, फीबी। यहाँ आकर ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि फीबी इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी एंकर है। बिल्कुल है, वो इस पूरी कहानी का इमोशनल एंकर है। जब होल्डन सबसे छुपकर चुपचाप अपने घर पहुंचता है और फीबी से मिलता है ना, तो हम पहली बार होल्डन के उस कड़क डिफेंस मैकेनिज्म को, उस शील्ड को टूटते हुए देखते हैं। हाँ, वो वहां पर वीक पड़ जाता है और यहाँ फीबी उसे एक तरह से चैलेंज भी करती है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कहती है वो? वो सीधे सीधे होल्डन से कहती है कि तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं है। मतलब उस छोटी बच्ची ने उसके चिड़चिड़ेपन की असलियत पकड़ ली होती है। राइट। और तब फीबी उससे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है कि वो आखिर जिंदगी में बनना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है। और इसी सवाल के जवाब में आती है वो बात जहां से इस किताब का वो रहस्यमयी और फेमस टाइटल निकल कर आता है, द कैचर इन द राय। हाँ, जरा हमारे लिसनर्स के लिए इसको तोड़कर समझाइए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत डीप है। जरूर। ये जो जवाब होल्डन देता है ना, ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। होल्डन अपनी बहन को बताता है कि वो एक बहुत बड़े खेत में, जहां राय यानी एक तरह की अनाज की फसल उगी हुई है, वहां हजारों छोटे बच्चों को खेलते हुए देखना चाहता है। ओके, एक बड़ा सा राय का खेत। राइट। और उस खेत के किनारे ना एक बहुत गहरी खाई है, एक क्लिफ है। बच्चों के खेलने की जगह के पास खाई। हाँ। और होल्डन की बस एक ही इच्छा है जिंदगी में। वो चाहता है कि वो उस खाई के किनारे बस खड़ा रहे। हाँ। और जो भी बच्चा भागते भागते बिना देखे, जैसा बच्चे करते हैं ना मस्ती में, हाँ, वो बिना देखे भागते हैं। वो बिना देखे भागते हैं, बिल्कुल। जो भी बच्चा उस खाई की तरफ जाए और गिरने वाला हो, होल्डन उसे गिरने से पहले कैच कर ले, उसे पकड़ ले। हाँ। बस वो यही कैचर इन द राय बनना चाहता है। ओह वाओ। मैं जब भी इस हिस्से के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये कोई नॉर्मल सपना नहीं है। नहीं है। मतलब ये कोई बेसबॉल के कैचर की बात तो हो नहीं रही। यहाँ खाई का असल मतलब क्या है? बच्चे खेत में खेल रहे हैं, जो डेफिनेटली बचपन की मासूमियत का प्रतीक है। सही पकड़ा आपने। और वो जो खाई है, वो कगार है, वो असल में बड़े होने यानी ग्रोइंग अप का प्रतीक है। होल्डन ये देख रहा है कि बड़े होने का मतलब है इस दुनिया की जो कठोर, स्वार्थी और जिसे वो फोनी कहता है, उस सच्चाई का हिस्सा बन जाना। वो नहीं चाहता कि बच्चे उस गंदगी में गिरें। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, तो ये सिर्फ बड़े होना नहीं है। वो जो गिरना है ना खाई में, वो मौत का भी प्रतीक है। एली की मौत। एग्जैक्टली। वो एली को उस खाई में नहीं बचा पाया था। एली बचपन में ही मौत के खाई में गिर गया। इसलिए होल्डन के सबकॉन्शियस माइंड ने ये कैचर बनने की पूरी एक फैंटेसी तैयार कर ली है।
एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस। हाँ, इसे साइकोलॉजी में हम एक तरह की साइकोलॉजिकल कॉम्पेंसेशन भी कहते हैं। मतलब अपने ट्रॉमा की भरपाई करना। बिल्कुल, वो पूरी दुनिया से इसलिए नफरत कर रहा है क्योंकि ये दुनिया मासूमियत को ऐसे ही कुचल देती है। इसलिए वो खुद को उस अनकहे दर्द से बचाने के लिए एक ऐसे रक्षक, एक प्रोटेक्टर के रूप में देख रहा है जो कम से कम बाकी बच्चों को तो उस भ्रष्ट दर्दनाक दुनिया में गिरने से रोक सके। सोचिए, जो लड़का बाहर से इतना कड़वा विद्रोही दिख रहा है, जो गालियां देता है, जिसे सबसे प्रॉब्लम है, उसके अंदर ही अंदर इस दुनिया को या उस मासूमियत को बचाने की इतनी गहरी तड़प है। यही तो इस कैरेक्टर की खूबसूरती है। तो अंततः इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा सवाल यह है कि एक राइटर इस तरह के इतने कॉम्प्लेक्स, उलझे हुए और विरोधाभासी साइकोलॉजी को, मतलब इस साइकोलॉजी को एक कागज पर आखिर उतारे कैसे? ये आसान नहीं है। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल खुद बताती हैं कि इस किताब को भावनात्मक गहराई यानी इमोशनल डेप्थ और पात्र निर्माण के लिए 5 में से पूरा 5 की रेटिंग मिली है। परफेक्ट स्कोर। तो आखिर सैलेंजर के इस लिखावट में, उनकी राइटिंग स्टाइल में ऐसा क्या था जिसने 1951 में भी लिटरली बवाल मचा दिया था और जो आज भी नए पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है? इसका सीधा सा जवाब उस स्टाइल में छुपा है जिसे लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या अनफिल्टर्ड फर्स्ट पर्सन नरेशन कहा जाता है। थोड़ा आसान भाषा में बताइए। मतलब सैलेंजर ने ये कहानी ऐसे नहीं लिखी जैसे कोई ऑथर बाहर बैठकर किसी की स्टोरी सुना रहा हो। उन्होंने ऐसा किया जैसे होल्डन के दिमाग का दरवाजा खोला और रीडर को सीधे उसके दिमाग के अंदर धकेल दिया। मतलब हम दुनिया को स्ट्रिक्टली होल्डन की आंखों से देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भाषा है किताब की, वो कोई सजी धजी, बहुत ही फॉर्मल या लिटरेरी हिंदी में, मेरा मतलब फॉर्मल इंग्लिश नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और हमारी रिव्यू भी इस बात को बहुत हाईलाइट करती है कि किताब की भाषा बहुत ही कैजुअल, ऑर्डिनरी बातचीत वाली और अपने समय के हिसाब से काफी रफ है। मैंने सुना है काफी स्लैंग यूज हुआ है इसमें। हाँ, होल्डन गालियां देता है, वो बार बार एक ही बात को रिपीट करता है, दोहराता रहता है। वो किसी बारे में बात करते करते अचानक ना किसी दूसरी पुरानी याद में खो जाता है। जैसे हम आम जिंदगी में बात करते हैं। राइट। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता ही नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई 16 साल का लड़का आपके पास बैठा है और बिना किसी फिल्टर के अपने दिल का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालकर आपके आगे रख रहा है। मुझे लगता है कि यही वो चीज है जिसने आखिरकार इस किताब को इतना अमर, इतना क्लासिक बना दिया। सही कहा आपने। क्योंकि अगर सैलेंजर इसे बहुत ही फिलोसॉफिकल तरीके से या भारी भरकम शब्दों में लिखते, तो हो सकता है ये इतनी इम्पैक्टफुल होती ही नहीं। बिल्कुल नहीं होती। होल्डन की वो जो टूटी हुई भाषा है, जो उसके अधूरे वाक्य हैं, वो असल में उसके टूटे हुए मन का अक्स है, रिफ्लेक्शन है उसका। जब वो बार बार हर दूसरी चीज को गॉड डैम कहता है, तो वो सिर्फ एक स्लैंग या गाली नहीं दे रहा, वो उसके अंदर की हताशा और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही है। और शायद यही कारण है कि इसे एक अल्टीमेट कमिंग ऑफ एज उपन्यास माना जाता है। लेकिन ये आम ऐसी कहानियों जैसा नहीं है जहां एंड में हीरो को सब कुछ अचानक समझ आ जाता है और वो एक बहुत ही समझदार अडल्ट बन जाता है। हाँ, वहाँ कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। राइट। इस किताब का जो अंत है वो बहुत ही खुला हुआ और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला है। ये आपको कहानी के एंड में कोई जादुई समाधान या नीट बो बनकर नहीं देता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया और इसी से जुड़ी एक चीज मैं कहूंगी जो हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में सोच सकते हैं। क्या? अगर ये किताब एंड में कोई समाधान, कोई फाइनल सोल्यूशन देती ही नहीं है, तो फिर ये आज के दौर में इतनी जरूरी और इतनी रेलेवेंट क्यों है? इस डीप डाइव का आखिर सार क्या है? अगर हम आज के मॉडर्न सोसाइटी को देखें तो आप क्या सोचते हैं? मेरा नजरिया ये है कि होल्डन का जो उस वक्त की फोनी दुनिया से स्ट्रगल था ना जी, वो आज, मतलब हमारे आज के टाइम में वो कई गुना ज्यादा भयानक और बड़ा हो चुका है। मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ। आज की इस दुनिया को अगर हम होल्डन के चश्मे से देखें तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। कैसे? देखिए, 1951 में होल्डन किन लोगों से छिड़ता था? उन लोगों से जो बार में बैठकर दिखावे के लिए हंसते थे, या वो लोग जो बस अपनी अमीरी का रोब झाड़ते थे। हाँ, मटेरियल शो ऑफ्स। एग्जैक्टली। पर अगर हम उस दिखावे वाले मैकेनिज्म को, उस फोनीनेस को
आज के वक्त में अप्लाई करें तो हम सच में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दिखावा ही शायद एकमात्र सत्य बन गया है। आप कहीं सोशल मीडिया की तरफ तो इशारा नहीं कर रही हैं? सही समझे आप। क्योंकि वहां तो हर इंसान अपनी जिंदगी का एक क्यूरेटेड, बिल्कुल परफेक्ट फिल्टर लगा हुआ वर्जन दुनिया को दिखाने में लगा है, जहां हर कोई आम इंसान कम और एक ब्रांड ज्यादा बन गया है। बिल्कुल वही। सोचिए, आज अगर होल्डन हमारे बीच होता ना, तो शायद उसे हर दूसरी स्क्रीन पर एक नया मुखौटा ही नजर आता। आज के वक्त में फोनीनेस बस एक आदत नहीं रही, वो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये इन्फ्लुएंसर कल्चर और लाइक्स की रेस। हाँ, हम लगातार बस खुश दिखने का, अमीर दिखने का, सक्सेसफुल दिखने का और हमेशा अपडेटेड रहने का एक लंबा नाटक कर रहे हैं। सही बात है। ऐसे माहौल में होल्डन की वो जो एक तड़प थी, एक ऐसी सच्चाई की तलाश जहां कोई ढोंग ना हो, जहां इंसान अपनी कमजोरियों के साथ जैसा है वैसा एक्सेप्ट किया जाए बिना किसी फिल्टर के, वो चाहत आज के यूथ के लिए पहले से कहीं ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है। ये तो सचमुच काफी गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला पॉइंट है। तो देखिए, इस पूरी चर्चा से जो एक बात सबसे क्लियर उभर कर सामने आती है, वो ये है कि जेडी सैलिंजर ने इस सोर्स मटेरियल के जरिए सिर्फ एक कहानी नहीं बनाई थी, उन्होंने हमारे अपने ह्यूमन साइकोलॉजी का एक आईना तैयार किया था। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आईना। होल्डन कॉलफील्ड कोई देवता या हीरो नहीं है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, और ना ही वो कोई आम विलन है जिससे हमें नफरत करनी चाहिए। राइट। वो आखिरकार हम में से ही एक है, एक आम इंसान जो अपनी मासूमियत को खोने से डर रहा है, जो अपने अकेलेपन से बुरी तरह जूझ रहा है, और जो एक ऐसी अजीब दुनिया में अपने वजूद का मतलब तलाश रहा है जो उसे हर तरफ से लगातार बस अर्थहीन, मीनिंगलेस लगती है। उसका गुस्सा, जो सबको गुस्सा लगता है, वो असल में एक बेहद गहरी संवेदनशीलता है, एक सेंसिटिविटी है जिसे शायद दुनिया ने अपनी रफ्तार से कुचल दिया है। और ये हमें मतलब आम लोगों को ये भी सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति समाज के बनाए हुए रास्तों से अलग बर्ताव कर रहा हो, या अकेला पड़ गया हो, या थोड़ा रेबल बन गया हो, तो हमें उस पे पागल का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। सही कहा, तुरंत डिसमिस नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, बल्कि हमें ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उसके उस अंदर के खलियारे के खेत में ऐसा कौन सा खालीपन है जिसे वो भरने की इतनी डेस्परेट कोशिश कर रहा है। वो आखिर किस खाई से बचने के लिए इतना हाथ पैर मार रहा है। ये समझना बहुत हमारी ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो द कैचर ऑन द राई की इस पूरी मानसिक और मनोवैज्ञानिक गहराई को खंगालने के बाद, इस डीप डाइव के बाद, जो चीज शायद हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा देर तक गूंजती रहेगी, वो है अकेलेपन की वो ठंडी और गहरी खाई। सोर्स मटेरियल ने आज हमें होल्डन की नजर से 1951 के न्यूयॉर्क की एक लंबी सैर कराई, जहां वो एक फोन बूथ में खड़ा होकर देर तक ये सोचता रहता था कि आखिर वो किसे कॉल करे, और अंत में वो किसी को कॉल कर ही नहीं पाता था। हाँ, क्योंकि उसे कोई अपना लगता ही नहीं था। लेकिन ये सब समझने के बाद ना, एक ऐसा सवाल मेरे दिमाग में उठता है जो इस पुरानी कहानी को बिल्कुल उठाकर आज के हमारे डिजिटल ड्राइंग रूम में लाके खड़ा करता है। और वो सवाल क्या है? जरा कल्पना कीजिए, जैसा कि अभी आपने थोड़ा जिक्र किया था, अगर होल्डन कॉलफील्ड आज के इस डिजिटल एज में, इस हाइपर कनेक्टेड युग में न्यूयॉर्क या मान लीजिए मुंबई या दिल्ली की सड़कों पर भटक रहा होता, उसके हाथ में एक स्मार्टफोन होता और वो सोशल मीडिया पर लाखों अनजान लोगों से कनेक्टेड होता। एक ऐसी दुनिया जहां फोनी होना या फिल्टर लगाना सिर्फ एक बुरा बिहेवियर नहीं है, बल्कि आजकल ऑनलाइन जिंदा रहने और रिलेवेंट दिखने की सबसे बड़ी शर्त बन चुका है। राइट। तो इस आभासी या वर्चुअल भीड़ में, जहां स्क्रीन पर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, तो क्या होल्डन खुद को और भी ज्यादा भयानक रूप से अकेला पाता? ये बहुत ही पियर्सिंग सवाल है। और इसका दूसरा हिस्सा यह है कि क्या इंटरनेट की इस अनंत और दिखावटी खाई में, जहां रोज लाखों बच्चे बिना सोचे समझे गिरते जा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए क्या उसे आज एक बिल्कुल अलग ही तरह का कैचर बनना पड़ता? ये एक ऐसा सवाल है जो सोर्स मटेरियल ने डायरेक्टली पूछा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस पर हम सबको अपनी अपनी दुनिया में जरूर विचार करना चाहिए। हाँ, क्योंकि खाई आज और भी गहरी हो चुकी है। बिल्कुल सही।
और इसी विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबको उस नए नजरिए से काफी कुछ सोचने को मिला होगा।